बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए आपके 5 सेमेस्टर के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये आपका जो पेपर है आपके थोड़ा सा हम यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे। आपके जो फाइनल ईयर आपका होता है आपके बीए थर्ड ईयर यानी 5 सेमेस्टर में, इसमें आपको एक सब्जेक्ट का जो है आपको 2 पेपर आपको देना पड़ता है। ठीक है, ये जो मैं पेपर लेके आया हूँ ये आपका फर्स्ट पेपर है, आपका पॉलिटिकल साइंस का जो आपका फर्स्ट पेपर है। इसका सेकेंड पेपर भी आपको बहुत ही जल्द आ जाएगा, वो भी वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेगा। इसकी जो है मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी, उसमें बहुत सारे आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट है सभी का मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किया है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो को मिलेगा। और इसमें एक आपको पेपर पढ़ना रहता है जो आपका कंपलसरी का होता है, जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल एंड डिजिटल अवेयरनेस का जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है एमआर सीट पर। उसकी मैंने क्लासेस जो है चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं सभी। ठीक है, आप जाकर उसको जो है वॉच कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप जाकर उसकी भी क्लासेस दे सकते हैं। बहुत सारे जो है विश्वविद्यालय के मैंने उसके जो है मॉडल पेपर को भी मैंने सोल्व किया है। आप जाकर उसके माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी को जो है बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। आज की क्लास के माध्यम से जो है बीए आपके जो है पंचम सेमेस्टर आपके 5 सेमेस्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर, इसी को जो है मॉडल पेपर हम लेके आए हुए हैं और साथ में इसका जो है आंसर भी लेके आए हुए। कहने का मतलब आज का जो क्लास में हमारे जो है सोल्व मॉडल पेपर रहेगा आपके पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर। ठीक है, चलेगा। जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बीए बीएससी की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, यहाँ से सबसे पहले आपको पेपर के यहाँ से आपको नेम आपको देख लेना है। ठीक है, पेपर का नाम बहुत ही जरूरी रहता है। वैसे तो यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी में पेपर आपका सेम ही, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम ही होता है। ठीक है, तो पेपर के हम नेम की बात कर ले तो इसमें आपका जो पेपर का नाम है वो आपका है कंपैरेटिव आपका गवर्नमेंट एंड जो है पॉलिटिक्स आपका यूके यूएसए और जो है स्विट्जरलैंड एंड चाइना। इसमें जो है आपका कंपैरेटिव जो गवर्नमेंट है और इसकी जो राजनीति है आपको पढ़ना है किसकी किसकी, भैया यूके की पढ़ना है, यूएसए यानी अमेरिका की पढ़ना है, स्विट्जरलैंड की और जो है चाइना की आपको पढ़ना है। ठीक है, पेपर का आपका टाइटल यही है, इसका नेम यही है। पेपर आपका 2 घंटा आपका समय रहेगा निर्धारित सभी विश्वविद्यालय के लिए और 75 नंबर का आपका पूरा पेपर आएगा। ठीक है, 3 घंटों में आपका पेपर विभक्त रहेगा। सबसे पहले मैं सेक्शन 1 के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके जितने भी आपके पर्सन रहते हैं, जितने भी इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी रहता है। चाहे आपके क्वेश्चन आपके 5 पूछे जाए या फिर आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए, लेकिन सेक्शन ए में आपको सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना रहता है। और आपको सेक्शन बी व सी जो होते हैं इसमें आपके कुछ जो है एक्स्ट्रा पर्सन भी रहते हैं, जिनको जो है कह सकते हो उसमें आप जो है मान लो सेक्शन बी में आपके 4 पर्सन करने को रहते हो, सेक्शन बी में आप यानी सी जो होता है इसमें आपके 2 पर्सन करने को रहते हैं। सेक्शन बी में आपके 7 पर्सन रहते हैं, सेक्शन सी में आपके जो रहते हैं 4 पर्सन रहते हैं, कह सकते हो उसमें ज्यादा कुछ पर्सन रहते हैं। इससे आपकी हेल्प ये हो जाती है कि जो आपको पता रहता है आसानी से उनको कर पाते हो। लेकिन सेक्शन ए की खासियत ये रहती है जो आपको जितने भी पर्सन रहेंगे उसमें के सारे आपको आंसर देना अनिवार्य रहेगा, एक भी पर्सन आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पर्सन उसमें रहते ही नहीं है। ठीक है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा जो पर्सन आपको पता है, चाहे वो सेक्शन आपका ए का हो या फिर सेक्शन बी का हो या फिर सेक्शन सी का हो, तो जो आपको पर्सन आता है आपको याद है स्पष्ट, तो आपको उस पर्सन को उत्तर सबसे पहले कीजिएगा। इससे एक ये फायदा होता है आपने जो है शुरुआत में बहुत ही अच्छे से लिखा, जो आपको पर्सन पता है आपको याद है, आपने बहुत ही विधिवत बहुत ही सही तरीके से हेडिंग छोड़ कर लिखा है, तो बाद में यदि कुछ क्वेश्चन आपको नहीं पता है, कहने का मतलब मेरा कुछ एक जो क्वेश्चन आपके सेक्शन ए के रह जाते हैं, तो आपको पास यदि समय आपका बच रहा तो उनको आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसके अंतर्गत आपको बना कर उनको लिख आना है, क्वेश्चन एक भी आपको छोड़ना नहीं है, ना तो मिस करना है। ठीक है, जितने क्वेश्चन कह रहा है समय बच रहा तो लास्ट में जो नहीं पता है उनको भी करने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करता है तो शुरुआत के अधिकतर जो है क्वेश्चनों को कह सकते हो सही से चेक करता है। यदि शुरुआत के आपके क्वेश्चन जो है मोस्टली अधिकतर सही हैं तो एग्जामिनर जो है शुरुआत के क्वेश्चन चेक करता है, बाद के आपके लिखित के नंबर ही देता है, क्योंकि उसको भी बहुत सारी कॉपियां चेक करनी रहती है। ठीक है, तो यही करता है। यदि आपका लिखा तो आपको नंबर वहां से दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। यदि आप कुछ लिखोगे ही नहीं तो आपको नंबर उसका कोई भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलो देखो इसमें आपका सेक्शन ए में आपके टोटल 5 ही पर्सन क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं, 5 पर्सन हम देखेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखो इसको कि तुलनात्मक जो है राजनीति की प्राकृत क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका स्कोप क्या होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, जो कि आपका पेपर का नाम ही आपका है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसकी तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, इसकी प्राकृत आपको देखना है। फिर ब्रिटिश आपका जो है राज मुकुट क्या है, इसके बारे में देख लीजिएगा। ब्रिकेट आपका ब्रिटिश जो क्राउन आपका है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका है। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि शक्ति आपका पृथक्करण क्या है। ठीक है, आपका सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर आपका माओवाद और नक्सलवाद, ये जो होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। माओवाद और नक्सलवाद के बीच में अंतर भी पूछता है। ठीक है, तो ये जितने भी आपके ये माओवाद हो चाहे आपका नक्सलवाद हो, सारे हिंसा से ही संबंधित हैं। ठीक है, आंदोलन ये। अगला देखो जनमत आपका संग्रह क्या है, तो इन सभी प्रश्नों को उत्तर आप यहाँ से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो
चलेगा। पहला क्वेश्चन आपका था कि तुलनात्मक राजनीति जो है ये क्या है भैया। तो तुलनात्मक राजनीति जो है राजनीति की कह सकते हो एक शाखा है, इसकी एक ब्रांच है, ठीक है। एक ब्रांच एवं जो एक विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, ये कंपैरेटिव के स्टडी पर आधारित है। और तुलनात्मक राजनीति में जो है दो या दो से अधिक देश, तुलनात्मक जो राजनीति है, ठीक, इसमें दो या दो से अधिक देश की जो है राजनीति की तुलना की जाती है। इसमें जो है इस राजनीति में जो है दो या दो से अधिक देशों की जो है इसकी जो है कह सकते हो कंपेरिजन किया जाता है, इसकी तुलना की जाती है। और एक ही देश की जो है अलग अलग, एक ही देश की अलग अलग जो है समय की जो है राजनीति की जो है तुलना की जाती है, ठीक है। और देखा जाता है कि इनमें जो है समानता क्या है और इसमें जो है अंतर क्या है, ठीक है। तो यही चीज इसमें किया जाता है, यही आपका जो है इसकी पराकथ होती है। अगला क्वेश्चन पे देखो कि ब्रिटिश आपका राजमुकुट या फिर जो है आपका करौनिये जो है ब्रिटिश के एक राजनीतिक व्यवस्था का एक कह सकते हैं एक अहम जो है हिस्सा है, ठीक है। और यह जो है ब्रिटिश और जो है दूसरे आपके राष्ट्रमंडल देशों के जो है आपका विधिशास्त्र और राजतंत्र में जो है अहम भूमिका जो है निभाता है। और ब्रिटिश जो है राजमुकुट से जो है कुछ जुड़ी बातें भी इसमें की, जैसा कि इसमें जो है ब्रिटिश राजमुकुट जो है ब्रिटेन की जो है राजनीतिक व्यवस्था का जो है सबसे पुराना जो है एक संस्थान है, ठीक है। और इसमें देखें हम तो इसमें जो है ब्रिटिश जो राजमुकुट के पास जो है कई तरह की शक्तियाँ हैं, जिन्हें जो है शाही परम अधिकार कहा जाता है, जिसमें जो है पासपोर्ट जारी करना या फिर वापस लेना और युद्ध की घोषणा करना, ये सभी कुछ जो है इसमें शामिल हैं। और इसके हम बात करें महत्वपूर्ण कुछ बातों की, तो इसमें जो है ब्रिटिश राजमुकुट के पास जो है कई शक्तियाँ भी प्राप्त है, जैसे लेकिन इनमें से जो है ज़्यादा शक्तियाँ अब जो है संप्रभुत्व से जो है अलग होकर उनके जो है मंत्रियों या फिर जो है राजमुकुट के दूसरे अधिकारियों को जो है दे दी गई हैं। और ब्रिटिश राजमुकुट में जो है संप्रभु को जो है ब्रिटेन का जो है राष्ट्र प्रमुख माना जाता है। हालांकि जो है वास्तविक राजनीतिक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जो है हाथों में होती हैं, ठीक है। और ब्रिटिश जो है राजमुकुट में जो है संप्रभु प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है पसंद कह सकते हैं इसकी जो संसद होती है इसको जो है भंग भी कर सकता है। और हम देखें तो ब्रिटिश आपका राजमुकुट में जो है संप्रभु प्रधानमंत्री या जो है मंत्री आपका मंडल की जो है सलाह के बिना भी जो है शाही आपका परम अधिकार का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। और ब्रिटिश आपका राजमुकुट के जो है संप्रभु सरकार के जो है प्रधानमंत्री के साथ जो है एक साप्ताहिक बैठक भी ये कर सकते हैं या फिर करते हैं, ठीक है। तो आपके इतने थे आपके। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे कि शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया। तो शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया जाता है, क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, तो इसकी हम बात कर लें, ठीक है। चलेगा, इसको देखिए। तो शक्तियों का पृथक्करण जो है एक संवैधानिक कानून का एक कह सकते हो एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है, जिसके तहत जो सरकार की जो है 3 शाखाओं को जो है अलग अलग रखा जाता है, ठीक है। और ये जो शाखाएं हैं कार्यपालिका, विधायिका और जो है न्यायपालिका, इनकी 3 शाखाएं होती हैं, इनको अलग अलग जो है रखा जाता है इसमें। और इस सिद्धांत को जो है जांच और जो है संतुलन की प्रणाली भी जो है इसको कहा जाता है। और इसके तहत जो है हर आपका शाखा को जो है दूसरे की जांच और जो है संतुलन के लिए जो है कुछ अधिकार भी जो है दिए जाते हैं। इससे कुछ जुड़े कुछ बातें भी इसके पृथक्करण से, जैसे कि जो है इसमें जो है शक्तियों के जो है पृथक्करण का जो मकसद होता है सरकार की जो है मनमानी और जो है कार्रवाइयों को जो है कम करना, इसका जो है मकसद होता है, ठीक है। और यदि इसकी हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो इसमें जो है सिद्धांत के मुताबिक जो है सरकार के पास जो है सरकार के किसी एक जो है अंग को किसी दूसरे अंग के जो है कामों को जो है करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि इसकी हम बात करें बिंदु की, तो शक्तियों के जो है पृथक्करण से जो है सरकार के सर्वाधिकारवादी होने की जो है संभावना कम होती है और व्यक्ति की जो है आज़ादी की रक्षा भी होती है, ठीक है। और देखिए इसमें तो कुछ बिंदुओं की, तो शक्तियों के जो है पृथक्करण के सिद्धांत को जो है फ्रेंच दार्शनिक जो है मांटेग्यू ने जो है इसको दिया था। ये जो पृथक्करण का जो सिद्धांत है मांटेग्यू ने दिया था, दार्शनिक मांटेग्यू ने, ठीक है। अमेरिका का संविधान जो है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर जो है आधारित एक पहला संविधान है। ये जो शक्तियों का जो पृथक्करण जो सिद्धांत है, ठीक है, अमेरिका का एक पहला कह सकते हो देश है जिसमें जो है सिद्धांत कह सकते हो आधारित उसी पर, ठीक है। और देखो अगला बिंदु कि शक्तियों के पृथक्करण की वजह से जो है सरकार के कार्यों को जो है अलग अलग और जो है स्पष्ट तरीके से जो है किया जा सकता है। और शक्तियों के जो है पृथक्करण से जो है सरकार की शाखाओं के बीच जो है संतुलन बना रहता है और कोई भी शाखा जो है पूरी तरह से जो है ताकतवर नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये आपके बिंदु थे। अब देखो नक्सलवादी और माओवादी क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नक्सलवादी और माओवादी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। तो नक्सलवादी और माओवादी दोनों ही जो है आंदोलन जो है हिंसा पर आधारित आंदोलन है, ठीक है। लेकिन जो है दोनों में जो है फर्क यह है कि जो है नक्सलवाद जो होता है बंगाल के नक्सलवादी के जो है विकास में एक अभाव और जो है गरीबी का नतीजा है, ठीक है। तो आपका जो नक्सलवादी आंदोलन है तो ये क्या है भैया, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है नक्सलवादी आंदोलन
आंदोलन और माओवादी आंदोलन। ठीक है, तो नक्सलवादी क्या है? ठीक है, तो देखा है हिसाब से तो नक्सलवादी जो है बंगाल के जो है नक्सलवादी में जो है विकास के जो है अभाव और गरीबी का एक नतीजा है। ठीक है, और जबकि जो आपका ये माओवादी जो आंदोलन है ये जो है चीनी नेता आपका माओ से तुंग की जो है राजनीतिक विचारधारा से जो प्रभावित एक कह सकते हो मुहिम को जो है माओवाद का नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो माओवाद जो आंदोलन हुआ कि कह सकते हो ये चीन से निकला है। ठीक है, और दोनों ही जो है आंदोलन के समर्थक जो है कह सकते हो भुखमरी, ये जो आंदोलन है इनका जो मेन उद्देश्य है भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से जो है आज़ादी के जो है ये लोग जो है मांग करते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य यही है। ठीक है, और देखो आज़ादी के बाद जो है भूमि सुधार की जो है पहले जो है कह सकते हो बहुत ही ज़रूरी हुई थी चीज़ें। ठीक है, लेकिन ये जो है पूरी तरह से जो है कायम नहीं रही और नक्सलवादी किसानों पर जो है जमींदारों का अत्याचार बढ़ता चला गया। और इसी के जो है मद्देनजर किसान और जो है जमींदार के बीच जो है कह सकते हो जमीन विवाद पैदा हो गया। 1967 में जो है कम्युनिस्ट ने जो है सत्ता के खिलाफ एक जो है सशक्त आंदोलन की जो है शुरुआत की और जो है यह अभी तक जो है जारी रहा है। ठीक है, अभी तक जो है जारी ही चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखो कि जनमत संग्रह क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट का आपका क्वेश्चन था 5वां। ठीक है, तो जनमत संग्रह की हम बात करें तो ये जो है जनमत संग्रह जो है किसी प्रश्न पर आधारित जो है कह सकते हो मतदान होता है। ये जनमत संग्रह क्या भैया? जनमत का मतलब जैसे शब्द से इस पर जन का मत। ठीक है, जो मतदान होता है यही आपका होता है जनमत। ठीक है, तो जनमत संग्रह किसी नागरिक या भी जो सरकार द्वारा जो है शुरू किया जा सकता है। यद्यप आप जो है मतदान के लिए जो है नामांकित हैं और आप जो है जनमत संग्रह के जो है मतदान कर सकते हैं। और जनमत संग्रह न्यूजीलैंड के जो है लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है। ठीक है, तो इतनी आपको हेडिंग लिख देना है। जनमत संग्रह क्या होता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और भी इसमें थोड़ा दिया हुआ है, यदि कोई नागरिक जो है जनमत संग्रह जो है शुरू करता है तो इसे जो है इसे जो है नागरिकों द्वारा जो है शुरू किया गया जो है जनमत संग्रह कहा जाता है। यानी यदि कोई नागरिक जो है जनमत संग्रह जो है शुरू करता है तो इसे जो है नागरिकों द्वारा शुरू किया गया जो है जनमत संग्रह कहा जाता है। जनमत संग्रह की इतनी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। यदि कोई जो है सरकार इसे शुरू करती है तो इसे सरकार द्वारा शुरू किया गया जो है जनमत संग्रह कहा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई जो है जनमत संग्रह जो है यदि कोई नागरिक करता है तो इसे जो है नागरिकों का जो है जनमत संग्रह कहा जाएगा। यदि कोई सरकार शुरू करती है तो इसको सरकार का जो है जनमत संग्रह कहा जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो चलेगा। तो यहाँ से आपका सेक्शन में आपका बी आपका स्टार्ट हो गया। तो इसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसमें आपके टोटल आपके जो प्रश्न आपके 8 आपके दिए हुए हैं, जिसमें से आपको केवल 5 ही प्रश्न आपको करना। मैं 8 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो पाए। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन पहला, तुलनात्मक राजनीति की जो है विषय के जो है विकास की आपको विवेचना करना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा क्वेश्चन है। ठीक है, चलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा मैं पुनः आपको याद दिलाने का प्रयास करूंगा। मैंने आपके बीए जो है आपके 5 सेमेस्टर मैंने आपके सभी मॉडल पेपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो, सॉल्व मॉडल पेपर विद इंपॉर्टेंट, और साथ में एक मेरा 2 वीडियो रहेंगे। एक तो मॉडल पेपर जिसको मैंने सॉल्व किया है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो। आप दोनों से तैयार कीजिएगा, गारंटी लेता हूँ एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, और इसमें आपको पेपर भी पढ़ना रहता है एनालिटिकल एंड डिजिटल अवेयरनेस का जो आपका एमसीक्यू का होता है MRBS पर। ठीक है, उसकी क्लास मैंने चैप्टर वाइज क्लास दी है और साथ में बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर भी सोल्व किया है। आप जाकर उसकी भी क्लासें ले सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपके BA 5 सेमेस्टर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा एनालिटिकल एंड डिजिटल अवेयरनेस वाली लिंक, जो आपको जिसमें MCQ का आपका पेपर होता है। ठीक है, कंपलसरी का जो आपका करिकुलर कोर्स के तहत आपका जो पेपर होता है उसकी क्लास में चैप्टर वाइज जो है कवर कर दी है ऑलरेडी, जाकर उसको भी वॉच कीजिएगा। चलेगा, तुलनात्मक राजनीति विषय के जो है विकास की विवेचना करना क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है चलेगा। तुलनात्मक राजनीति में जो है 2 या 2 से अधिक देशों की जो है राजनीति की जो है तुलना की जाती है। जैसा कि मैंने आपके जो है आपके सेक्शन ए में भी ये क्वेश्चन था। तो तुलनात्मक राजनीति क्या होता है भैया? इसमें 2 या 2 से अधिक देशों की जो है बीच में कह सकते हैं तुलना किया जाता है। ठीक है, और यह एक ही देश की जो है अलग अलग जो है समय की राजनीति की तुलना की जाती है। ठीक है, या फिर जो है 2 से अधिक देशों के बीच में तुलना की जाती है, या फिर जो है एक ही देश की जो है अलग अलग जो है समय की राजनीति की जो है तुलना की जाती है। और जो है देखा जाता है कि जो है इनमें समानता क्या है, और इन तुलना के बाद इनमें जो है देखा जाता है कि इनमें क्या समानता है और जो इनमें क्या अंतर है, क्या इसमें डिफरेंट है। ठीक है, एडवर्ड आपके जो है फ्रीमैन के अनुसार यदि हम बात करें तो तुलनात्मक आपका जो राजनीतिक संस्थाओं एवं जो है सरकारों के जो है विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक आपका विवेचन एवं जो है एक विश्लेषण होता है। ठीक है, तो इतनी आपको डिफिनेशन लिख दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका हाई लेवल का है। अब अगला क्वेश्चन देखो,
कि पूंजीवाद के जो है मुख्य तत्वों का आपको वर्णन करना। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, ठीक है। और इसमें भी दूसरा क्वेश्चन है कि उदारवाद के जो है प्रमुख सिद्धांतों की जो आपको विवेचना करना। क्वेश्चन बहुत ही भी आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखो दोनों क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। आप चाहे तो इन सभी प्रश्नों को आप जो है कह सकते हो, आपके पास सीरीज या बुक वगैरह होगा, उसके माध्यम से भी आप लगाकर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो पूंजीवाद की हम विशेषताओं की हम बात करते हैं। क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में 100% आपके देखने को मिलेगा। क्वेश्चन काफी हाई लेवल का है, ठीक है। देखो इसकी विशेषता, तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि जो है निजी स्वामित्व, इस तरह से आपको हेडिंग छोड़कर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि निजी स्वामित्व, मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्धा। तो यदि हम निजी स्वामित्व की हम बात कर लें, तो पूंजीवाद में जो है उत्पादन के साधन, धन, भूमि और जो है कारखाने जो है निजी व्यक्तियों या फिर जो कंपनियों के जो है स्वामित्व में होते हैं, बिल्कुल ही होते हैं, ठीक है। यदि दूसरी इसकी विशेषता की बात करें तो मुक्त बाजार, मुक्त मतलब फ्री बाजार, यानी पूंजीवाद में जो है बाजार जो है तंत्र प्रबल होते हैं और कीमतें जो है विक्रेताओं और जो है खरीदारों के जो है बीच कह सकते हो बातचीत से जो है तय होती है कि आप इतनी कितने जो है रुपए में चीज़ दोगे। तो ये बातचीत से जो है कह सकते हो ये तय होती है कि व्यक्ति कितने में चीज़ बेच रहा है और कितने में देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुक्त बाजार से तय होती हैं। चलो फिर प्रतिस्पर्धा, ठीक है, जिसको हम कंपटीशन भी कह सकते हैं। तो जो है पूंजीवाद में जो है मुक्त बाजार में जो है आपका आपूर्तिकर्ताओं के बीच जो है प्रतिस्पर्धा, जो उपभोक्ता की जो है बेहतर गुणवत्ता वाले जो उत्पाद मिलते रहते हैं। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट अच्छे बेचते हैं तो ये कंपटीशन हो जाता है कि भाई इसके पास भाग जाकर आप खरीदो या ये अच्छा सामान देता है, तो ये भी एक कंपटीशन होता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो है सभी व्यक्तियों को एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा उत्पाद कह सकते हो बेचने के जो लिए भी जो प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अब अगला देखो, सरकारी हस्तक्षेप की हम बात करें इसकी विशेषता, तो पूंजीवाद में जो है सरकारी हस्तक्षेप जो है न्यूनतम होता है, कम होता है, ठीक है। और देखो व्यक्तिगत अधिकार की हम बात करें इसमें, तो व्यक्तिगत आधार की हम बात करें तो पूंजीवाद जो है व्यक्तिगत आधारों के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति जो है अपने जीवन का मालिक है, ठीक है, अपने जीवन का मालिक है और उसे जो है अपने जीवन को जो है किसी भी तरीके से जीने का अधिकार है, और जब तक जो है वह दूसरे के अधिकारों का जो है उल्लंघन ना करे, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत आधार हो गए जो कि विशेषता इसी की है पूंजीवाद की। फिर लाभ कमाने की मंशा, ये भी इसकी विशेषता है। तो पूंजीवाद की जो है अनिवार्य विशेषता जो है लाभ कमाने की मंशा ही होती है, क्योंकि पूंजीवाद का यही लक्ष्य ही होता है कि व्यक्ति जो है अधिक से अधिक जो है लाभ कमाए। और फिर नकद मजदूरी, ठीक है, तो नकद मजदूरी की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है श्रम को जो है नकद मजदूरी के लिए जो है कह सकते हो खरीदा जाता है, ठीक है। तो ये आपको लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका उदार लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है। तो उदार लोकतंत्र जो है एक प्रकार की राजनीतिक जो है व्यवस्था है, ठीक है, एक सिस्टम है। तो उदार लोकतंत्र क्या है भैया, तो एक राजनीतिक यानी पॉलिटिकल एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, जिसमें जो है मताधिकार प्राप्त नागरिक जो है लोकतांत्रिक सिद्धांतों को जो है उदारवाद के साथ मिलाकर प्रतिनिधियों की जो है सरकार चुनते हैं। और इनमें जो है नागरिक और जो है राजनीतिक अधिकारों के जो है साथ साथ जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी जो है शामिल है, जिसका उद्देश्य जो है राज्य की शक्तियों को जो है सीमित करना है और जो है बहुमत के जो है अत्याचार को रोकना भी है, ठीक है। तो उदार लोकतंत्र क्या है, तो इतनी आपको हेडिंग लिख दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में फंसेगा ये। अब अगला क्वेश्चन देखो, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्क्रीन पे कि आपका समाजवादी राज्य की जो है कार्य प्रणाली का जो है आपको वर्णन करना है, ठीक है, ये क्या होता है। और फिर आपका उपनिवेशवाद की विशेषताओं को जो आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, हम दोनों क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, ठीक है, चलेगा। तो समाजवादी व्यवस्था क्या है भैया, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो समाजवादी व्यवस्था में जो है धन संपत्ति का जो है स्वामित्व और जो है वितरण समाज के जो है नियंत्रण के जो अधीन रहते हैं इसमें, ठीक है। वो आर्थिक, सामाजिक और जो है वैचारिक प्रत्येक के जो है तौर पर समाजवाद निजी जो है संपत्ति पर आधारित जो है अधिकारों का जो है विरोध करता है। और उसकी एक जो है बुनियादी प्रतिभा यह भी है कि जो है आपका संपदा का जो है उत्पादन और जो वितरण समाज या फिर जो है राज्य के हाथों में जो है ये होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी आपको लिख दीजिएगा। फिर हम देखेंगे कि नव उपनिवेशवाद की विशेषताएं क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार के। तो इसके बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि जो है नव आपका जो है उपनिवेशवाद में जो है कोई जो है देश प्रत्यक्ष रूप से जो है समाजवादी शक्तियों से जो है मुक्त होने के बावजूद जो है परोक्ष रूप से जो है उनके निर्देशों का जो है पालन करता है, ठीक है। और जो है उपनिवेशवाद में जो है विदेशी पूंजी का इस्तेमाल जो है विकास के जो है बजाय जो है शोषण के लिए किया जाता है, ठीक है। जो उपनिवेशवाद होता है इसमें जो विदेशी पूंजी होती है इसका जो है विकास के कार्यों में इसका नहीं कार्य किया जाता है, शोषण के लिए इसका जो है इसमें उपयोग किया जाता है विदेशी पूंजी का। फिर अगला हम देखेंगे इसकी विशेषता
अगली इसकी विशेषता दी कि जो है नव उपनिवेशवाद में जो है निवेश से दुनिया के जो है अमीर और गरीब देशों के बीच जो है कह सकते हो खाई जो है बढ़ती जा रही है। और नव उपनिवेशवाद में जो है आपका पूर्व मातृभूमि के साथ जो है नए राष्ट्र के मुख्य जो है आर्थिक संबंध भी जो है बने रहते हैं। और जो है नव उपनिवेशवाद में जो है नया राष्ट्र विदेशी व्यवसाय, बहुराष्ट्रीय निगमों, विदेशी बैंकों और जो है विदेशी वित्तीय संस्थानों पर जो है निर्भर रहता है। उपनिवेशवाद में जो है नया राष्ट्र प्रशिक्षण और हथियार के जो है लिए मातृभूमि की सेना पर जो है निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है। और जो है नव आपका जो उपनिवेश में जो है नया राष्ट्र बाहरी सैन्य हस्तक्षेप पर जो है निर्भर रहता है। और नव उपनिवेशवाद में जो है नया राष्ट्र पूर्ववर्ती मातृभूमि की जो है विचारधारा को जो है ये अपनाता है। और नव उपनिवेशवाद में जो है नेतृत्व और जो है उच्च वर्ग जो है पूर्ण आपका मातृभूमि के जो है सामने झुके हुए होते हैं। ठीक है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं थी आपकी नव उपनिवेशवाद की, लिख दीजिएगा इसी प्रकार। फिर अगला देखो कि आपका जो है ब्रिटेन के जो है संसद की जो है आपको सर्वोच्चता के बारे में आपको बताना है। फिर अमेरिका के संविधान की विशेषता बताना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम में फंसेगा। चीन के जो है राजनीतिक व्यवस्था के जो है में लोकतांत्रिक इसके क्या लक्षण है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर सेक्शन सी के हम पर्सन के बाद देखेंगे। तो ब्रिटेन के जो है विविध शास्त्र में जो है संसद की जो है सार्वभौमिकता और जो है प्रभुत्ता सर्वोच्च मानी जा गई है। और वास्तविक रूप से जो है यह जो है पूरे ब्रिटिश राज्य में जो है सर्वोच्च है, न केवल जो है विधायी मामलों में बल्कि हर मामले में जो है सर्वोच्च है। और आपका बहरहाल जो है संसद की जो है संप्रभुत्ता जो है पर कई जो है अलग अलग विचार भी जो है किए गए हैं। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे कि अमेरिकी जो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की गारंटी है बिल्कुल फंसेगा। ठीक है, तो देखो तो इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो इसका जो है इसमें जो है संविधान संशोधन भी इसकी विशेषता है। ठीक है, तो अमेरिका संविधान में जो है संशोधन जो है किया जा सकता है ताकि जो है समाज में जो है बदलती ज़रूरतों को जो है पूरा किया जा सके। तो इसकी एक विशेषता है संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान संशोधन भारत के भी संविधान में इसकी है, कह सकते हो इसकी विशेषता ये भी है कि संविधान को बदला जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है यदि कुछ त्रुटियाँ है समाज के बढ़ते हुए। ठीक है, उसकी ज़रूरतों के खिलाफ यानी ज़रूरतों के हिसाब से। ठीक है, अगला देखेंगे इसकी विशेषता की हम बात करें तो शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, तो अमेरिकी आपका जो संविधान के जो है 3 शाखाओं का जो है प्रावधान है। इसमें आपका कार्यकारी, संवैधानिक और न्यायिक, इसमें 3 जो शाखाएं हैं और इन शाखाओं के जो है अलग अलग काम करने के इससे जो है सरकार का संतुलन जो है बना रहता है और संविधान का पालन भी इससे होता रहता है। ठीक है, अब देखो अगला इसमें दिया कि नागरिकों का अधिकार भी इसका जो है विशेषता है अमेरिकी संविधान की। तो अमेरिकी संविधान में जो है नागरिकों के जो है मूल अधिकारों का जो है जिक्र है और जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, जीवन का अधिकार, ठीक है, और समानता का अधिकार जो है दिया गया है। अब अगला देखो धार्मिक स्वतंत्रता भी दिया गया है, जैसे कि अमेरिकी संविधान में जो है धार्मिक स्वतंत्रता की जो है गारंटी देता है अमेरिकी जो है संविधान। अगला देखो सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिकी जो है आपका संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है का भी जो है प्रावधान है इसमें। और संविधान का आकार, ठीक है, तो संविधान के आकार भी इसकी विशेषता है। तो अमेरिकी संविधान जो है दुनिया का सबसे छोटे संविधान में से एक है, सबसे छोटा संविधान है। ठीक है, इसमें सिर्फ जो है 7 अनुच्छेद हैं और इसमें जो है कुल कह सकते हो 27 संशोधन है। अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे क्योंकि चीन वाला आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके जो है हम लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था क्या है सिस्टम की। तो आपका पीपल रिपब्लिक चाइना यानी ऑफ चाइना की स्थापना के जो है बाद हमारे देश ने जो है धीरे धीरे एक नए जो है लोकतांत्रिक समाज में जो है समाजवादी समाज के जो है संक्रमण जो है हासिल किया है। उत्पादन के जो है साधनों में निजी स्वामित्व का जो है समाजवादी परिवर्तन पूरा हो गया था। मनुष्य द्वारा जो है मनुष्य के शोषण की प्रणाली को जो है समाप्त कर दिया गया और कह सकते हो और एक जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित की गई है। और मजदूर वर्ग के जो है नेतृत्व और जो है मजदूरों और जो है किसानों के गठबंधन पर आधारित लोगों की जो है लोकतांत्रिक तानाशाही जो कि आपका सर्व रूप से जो है सर्वाहारी वर्ग की जो है तानाशाही है को जो है मजबूत और जो है विकसित किया गया है। और चीनी लोगों और जो है चीनी आपका पीपल जो उनके लोग हैं लिबर्टी हैं, ठीक है, लिबरेशन आर्मी ने जो है आपका साम्राज्यवादी और जो है आपका आधिपत्यवादी आक्रमण जो है फोड़ फाड़ और जो है सशक्त आपके उकसावे को जो है हराया है और जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सुरक्षा की जो है रक्षा की है। ठीक है, और राष्ट्रीय जो है रक्षा को जो है मजबूत भी किया है और आर्थिक जो है विकास में जो है प्रमुख उपलब्धियां भी जो है हासिल की हैं। एक स्वतंत्र और जो है अपेक्षाकृत पूर्ण समाजवादी औद्योगिक जो है प्रणाली अब जो है मूल रूप से स्थापित हो गई है और जो है कृषि उत्पादों में जो है उल्लेखनीय जो है वृद्धि हुई है और शिक्षा विज्ञान संस्कृत और अन्य क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण जो प्रगति भी हुई है।
प्रोग्रेस भी हुई है और साथ में जो है समाजवादी विचार के बारे में जो है शिक्षा में जो है उल्लेखनीय जो है प्रगति भी की गई है और लोगों के जीवन में जो है काफ़ी सुधार भी जो है पहले से अब हुआ है। ठीक है, तो ये आपको लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे हम देखेंगे, फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलेगा। इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है, लेकिन मैं 4 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो, इसका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ब्रिटिश आपका जो है प्रधानमंत्री की शक्ति एवं जो है स्थित और शक्तियों का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलेगा, इसके बारे में देखेंगे। चलेगा, तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो है व्यवहार में जो है प्रधानमंत्री की जो है सर्वोच्च कार्यपालिका का जो एक अध्यक्ष होता है ये प्रधानमंत्री। ठीक है, और सम्राट एक जो है प्रतीकात्मक प्रधान है, जिसकी जो है संपूर्ण शक्तियों का जो है प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। और इस प्रकार जो है मंत्रिमंडल ब्रिटेन की जो है वास्तविक कार्यप्रणाली और जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का जो है प्रधान है। ठीक है, और इस कारण जो है प्रधानमंत्री शासन जो है व्यवस्था का केंद्र है और उसकी स्थिति सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण भी है। और ब्रिटेन के जो है शासन में जो है प्रधानमंत्री की जो स्थिति जो है इतनी अधिक जो है महत्वपूर्ण और केंद्रीय है कि वर्तमान में जो है कुछ विद्वान द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार को जो है मंत्रिमंडलीय सरकार के स्थान पर जो है प्रधानमंत्री सरकार जो है कहा जाने लगा है। ठीक है, चलेगा, इसके कुछ कह सकते हो, इसकी स्थिति इसकी कुछ हम कह सकते हो शक्तियों के बारे में हम देखेंगे, इसके शक्ति और कार्य के बारे में। ठीक है, तो इसकी हम शक्तियों की बात करें तो ब्रिटेन के जो है शासन व्यवस्था में जो है प्रधानमंत्री की जो है स्थिति जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। और देखेंगे इसके, तो इसी कारण जो है आपके जेनिंग्स ने जो है प्रधानमंत्री को जो है संपूर्ण विधान की जो है आधारशिला भी बताया है। और आपके सर आपका सिडनी लो ने कहा है कि संसद में जो है निश्चित बहुमत के रहते इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वह सब कार्य कर सकता है, जिसको जो है जर्मनी का सम्राट और जो है अमेरिका का जो है राष्ट्रपति भी जो है नहीं कर सकता है, क्योंकि वह जो कानून में परिवर्तन कर सकता है, वह जो है कारारोपण कर सकता है और उसे समाप्त कर सकता है, वह राज्य की जो है सभी जो है शक्तियों का जो है निर्देश भी कर सकता है। ठीक है, तो वो जो आपका कह सकते हो जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, ठीक है, आपका ब्रिटेन का, तो वह कह सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है जो अमेरिका का भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं कर सकता है और जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है ऐसे कार्य जो है कह सकते हो, और जर्मनी का सम्राट ये भी इसका कार्य नहीं कर सकता जो कह सकते हो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें दी हुई हैं। तो इसके कुछ हम कार्य देखेंगे कि जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के जो कार्य हुआ जो है संसद में जो है बहुमत जो है प्राप्त जो है दल का नेता भी होता है, वह जो है सरकार का प्रधान भी होता है। ठीक है, और जो है वह कैबिनेट मंत्रियों का जो है चयन करता भी है, वह सरकार के अन्य सदस्यों की जो है नियुक्ति भी करता है, और वह जो है आपका मंत्रियों के पदों में जो है परिवर्तन भी कर सकता है, और वह जो है ठीक है कैबिनेट मंत्री या फिर जो है कैबिनेट स्तर के जो है नीचे मंत्री को जो है पद से हटा भी सकता है, और वह जो है कैबिनेट और कैबिनेट जो है समितियों का जो है अध्यक्ष भी होता है, वह नीतियों का जो समन्वय भी करता है, और वह राष्ट्रीय और जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो है राष्ट्र का जो है प्रमुख प्रवक्ता भी होता है। और अंतिम रूप से जो है वह दलीय अनुशासन के जो है लिए जो उत्तरदायी भी होता है, और मुख्य सचेतक की जो है नियुक्ति भी करता है। वह जो उपलब्धि और जो है समान विपरीत भी करता है तथा जो है आपका कह सकते हो वियर भी बनाता है, और वह जो है सम्राट को जो है सरकारी निर्णय से जो है अवगत भी कराता है, और जो है संसद को भंग करने के बारे में भी जो है परामर्श भी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखो कि अमेरिकी संविधान जो है नियंत्रण और जो है संतुलन के जो सिद्धांत पर आधारित है इसका नियंत्रण। ठीक है, इसका आपको विवेचना करना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी जो संविधान है ये नियंत्रण और जो है संतुलन के जो है सिद्धांत पर आधारित है, इसकी आपको विवेचना करना। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम में फंसेगा। अब देखो ये क्वेश्चन, तो ये आपका दिया हुआ था। तो हाँ, अमेरिकी जो संविधान है नियंत्रण और जो है संतुलन के सिद्धांत पर ही आधारित है, और इस सिद्धांत के मुताबिक अमेरिकी सरकार के जो है 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिकी, एक होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है, तो इसके 3 अंग होते हैं प्रमुख, और ये एक दूसरे पर जो है नियंत्रण और जो है संतुलन बनाए रखते हैं। ये जो इनके 3 अंग होते हैं ये एक दूसरे पर जो है नियंत्रित रहते हैं और संतुलन बनाए रहते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है कोई भी जो है अंग बहुत ज़्यादा जो है ताकतवर नहीं हो पाता है। और इस सिद्धांत के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी कुछ नीचे दी हुई है, जैसा कि इस सिद्धांत के मुताबिक जो है सरकार के जो है 3 अंगों में से जो है हर अंग एक दूसरे से जो है अंगों का पर जो है नियंत्रण रखने का अधिकार है। ठीक है, और जो है
उदाहरण के लिए जो है विधायिकी आपका कार्यपालिका को जो है कानून लागू करने से जो है रोक सकती है, और वही कार्यपालिका जो है विधायिकी को जो है कानून बनाने से भी रोक सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये एक दूसरे का से जुड़े हुए हैं, बिना एक दूसरे के सहमति से कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब इनका ये है, ठीक है, कि मतलब ये कानून यदि नहीं बना सकते हैं तो ये भी जो है कानून नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो भी। न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका और जो है विधायिकी दोनों को जो है बनाए कानूनों को जो है रद्द करने का भी अधिकार है। ठीक है, और इस सिद्धांत से जो है नागरिकों के प्रति जो है सरकार की जिम्मेदारी भी जो है बढ़ती है और जो आज़ादी की रक्षा भी होती है। और इस सिद्धांत का मकसद जो है सरकार के जो है अत्याचार और जो है सत्ता के आपका एकीकरण से जो है बचाना भी है। और इस सिद्धांत को जो है लागू करने के लिए संविधान में जो है संशोधन किया जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो है फैसले के जरिए भी जो है इसे आगे जो है बढ़ाया जा सकता है। फिर लास्ट में इसका और भी दिया हुआ है कुछ बिंदु की इस सिद्धांत को जो है सबसे पहले अमेरिकी संविधान में जो है शामिल किया गया था। ठीक है, ये जो सिद्धांत था इसको अमेरिका संविधान में ही शामिल किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन पे देखो कि स्विट्जरलैंड की जो है संघीय कार्यपालिका विशिष्ट लक्षण युक्त बहुल कार्यपालिका है, इसके आपको विवेचना करना। क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलेगा। स्विट्जरलैंड में जो है कार्यपालिका सत्ता जो है 7 जो है सदस्यों की जो है एक जो है संघीय सरकार में जो है निवास करती है। ठीक है, और जो है यह जो है संघीय सरकार सामूहिक रूप से जो है राज्य का जो है कार्यपालिका प्रधान के रूप में जो है कार्य करती है, और संघीय सरकार के जो है जो 7 सदस्य की स्थिति व जो है शक्तियाँ जो है समान होती हैं, और इस आधार पर जो इन्हें जो है कह सकते हो आपका बहुल कार्यपालिका भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इस ऐसा हो गया। चलेगा आपका चलेगा। स्विट्जरलैंड के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे। इसकी कुछ जो है कार्यपालिका संबंधित इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसा कि स्विट्जरलैंड में जो है संघीय परिषद जो है सरकार की कार्यपालिका जो है होती है। ठीक है, और ये जो है संघीय परिषद के जो है 7 सदस्य में होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, और उनका जो है चुनाव जो है संसद के जो है हर साल जो है 4 साल में जो है कराती रहती है। ठीक है, इनका जो चुनाव होता है हर 4 साल में होता रहता है। अब देखो संघीय परिषद में जो है 5 दलों का जो है एक कह सकते हो गठबंधन होता है। संघीय जो परिषद होता है इसमें जो है 5 दलों का एक कह सकते हो एक गठबंधन होता है। ठीक है, और संघीय परिषद के जो है सदस्यों का जो चुनाव जो है संघीय विधानसभा के जो है दोनों जो है सदनों द्वारा जो है इसका किया जाता है, और प्रत्येक जो है संघीय परिषद सीट आपका वरिष्ठता के जो है क्रम में जो है चुनाव के लिए जो है होती है। और जो है आपका संविधान में जो है स्विट्जरलैंड के संविधान में जो है राष्ट्रपति का भी प्रावधान है, लेकिन वह जो है राष्ट्रपति के शासन प्रणाली से के जो है राज्य प्रमुख की जो है कह सकते हो कि तरह नहीं है। ठीक है, और आपके स्विट्जरलैंड जो है संघीय परिषद आपके सरकार की जो है एक अलग अलग जो है शाखा नहीं है, और जिनकी जो है अपनी जो है स्वतंत्र नीति हो। ठीक है, चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चीन के जो है आपके जो है संविधान की जो विशेषता आपको बताना है। चीन के जो संविधान की जो कुछ विशेषताएं हैं इसको आपको विस्तार पूर्वक आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब में फंसेगा, ये आपका लास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। तो चीन के संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसको हम विस्तार से थोड़ा सा समझेंगे। जैसा कि समाजवादी चरित्र भी इनके संविधान यानी विशेषता है संविधान की। ठीक है, तो समाजवादी चरित्र क्या होता है, तो चीन के जो है संविधान में कहा गया है कि चीन एक जो है समाजवादी राज्य है। तो चीन के संविधान में क्या कहा गया कि चीन जो है एक समाजवादी राज्य है। ठीक है, और जो है समाजवादी व्यवस्था जो है देश में मूलभूत जो है व्यवस्था है। इनका कहने का मतलब ये था कि जो है चीन में जो है कह सकते हो एक जो है समाजवादी राज्य है, और समाजवादी जो व्यवस्था है पूरे देश में जो है मूलभूत से ये व्यवस्था है पूरे देश में लागू है। ठीक है, अब देखो नागरिकों के अधिकार भी कुछ दिए हुए इनके संविधान में है। ठीक है, जो कि नागरिकों के यानी संविधान में नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है दिया गया है, और जिसमें जो है भाषण सभा धर्म की आज़ादी भी शामिल है। इनके भी संविधान में सेम हमारे संविधान के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकारों को दिया गया है, और जो है भाषण करने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, धर्म की आज़ादी भी है। ठीक है, तो ये सारी स्वतंत्रता दी गई है चीन के भी संविधान में। और एकात्मक सरकार चीन में जो है चीन के शासन के संविधान में जो एकात्मक शासन की व्यवस्था है। ठीक है, और जिसका जो है मतलब होता है कि सारी शक्ति जो है केंद्र में है। एकात्मक सरकार का मतलब होता है कि सारी जो शक्ति होती है केंद्र के पास होता है, केंद्र सरकार के पास होती है। इनका कहने का मतलब ये भी व्यवस्था है उनमें, और पर्यावरण संरक्षण के भी प्रावधान है इनके संविधान में। ठीक है, और पर्यावरण
संविधान में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है कई प्रावधान दिए गए हैं चाइना के जो है संविधान में। और जैसे कि जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो है तर्कसंगत इस्तेमाल, दुर्लभ जानवरों और जो है पौधों की जो है रक्षा और प्रदूषण को रोकना, वनों की जो है सुरक्षा, ये सब करना जो है इनके संविधान में जो है वर्णित है। ठीक है, और विशेषताओं की बात कर ले तो नागरिकों को जो है निजी संपत्ति, ठीक है, तो संविधान के मुताबिक जो है नागरिकों को की जो है निजी संपत्ति यानी आपका अलंघनीय है। ठीक है, और जो है राज्य कानून के मुताबिक जो है इनकी रक्षा करता है, यानी जो संपत्ति है नागरिकों को तो वह उनकी कह सकते हो उनकी ही संपत्ति है। और ठीक है, राज्य कानून के मुताबिक जो है इनकी रक्षा करना जो है सरकार का दायित्व बनता है, उनका जो है कर्म बनता है। और देखो संविधान का विकास, तो चीन के जो है संविधान को जो है 1982 में अपनाया गया था और इससे जो है कई बार इसको जो है संशोधित भी किया जा सका है। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी संविधान बना हो पहले तो कोई ना कोई त्रुटियां रह ही जाती हैं, तो बाद में इसका जो है इसीलिए संशोधन का भी प्रावधान रहता है संविधान में कि उसको त्रुटियों को जो है हटाया जा सके, उसको समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो लास्ट में संविधान का जो है ढांचा, ठीक है, तो आपका चीन के जो है संविधान में जो है 5 इसके भाग होते हैं। होता प्रस्तावना, सामान्य सिद्धांत, नागरिकों के मौलिक अधिकार और जो है अधिकार और जो है कर्तव्य, राज्य की जो है संरचना और जो है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक और राजधानी, ये इनके 5 ढांचे होते हैं। ठीक है, भाई इतनी इनकी विशेषताएं थी, आपको हेडिंग छोड़ छोड़ कर आपको लिख देना है। पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। ये आपका जो पेपर था आपके पॉलिटिकल साइंस का था, आपका बीए आपके 5 सेमेस्टर आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का था। ये आपका फर्स्ट पेपर आपका था। ठीक है, पेपर आपका ये 1 था। ठीक है, मैंने सभी पेपर आपके जो है सभी सब्जेक्ट मैंने करा दिया है। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा, प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर सभी सब्जेक्ट आपका हिंदी, इंग्लिश, आपका पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी वगैरह सभी सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आप जाकर वहां से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। कोई भी आपको सीरीज या नोट्स खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप मेरे द्वारा चैनल के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना चलेगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।